हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीरो आईएएस में आपका स्वागत है। अकाउंटिंग का लेक्चर हम लोगों ने 1 मार्च से शुरू कर दिया था और हम लोग 4 लेक्चर कर चुके थे जीरो आईएएस के प्लेटफॉर्म पे। आप देख रहे हैं जीरो आईएएस। हम लोग अकाउंटिंग का लेक्चर कर रहे हैं। जो यूपीएससी ईपीएफओ में जो एओईओ और एपीएफसी का एग्ज़ाम होता है दोस्तों, उसके लिए ये कोर्स ज़रूरी है। ये कोर्स बिल्कुल फ्री होगा, जिसमें पूरा एओईओ और एपीएफसी का जो कोर्स है वो कंप्लीट तैयारी किया जाएगा सिलेबस का। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है दोस्तों। इसके फ्री नोट्स आपको पीडीएफ आपके टेलीग्राम चैनल पे भी जीरो आईएएस पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। ये लेक्चर प्रेजेंट किया जा रहा है राहुल बर्नवाल के द्वारा, जो ईपीएफओ में सिलेक्टेड ऑफिसर है दोस्तों। इसके पहले मैंने यूपीएससी मेंस 2020 में तथा यूपीपीसीएस मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं लेक्चर नंबर 4। इसका प्लेलिस्ट जो है बना हुआ है, तो 4 लेक्चर हो चुके हैं, तो आप ज़रूर देखिए 4 लेक्चर, फिर आप 5वां लेक्चर देखिएगा, नहीं तो फिर आपको समझने में दिक्कत होगी। वैसे समझ में तो आ जाएगा, लेकिन बाकी के भी जो लेक्चर हो चुके हैं वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो हम लोग कर रहे थे बेसिक अकाउंटिंग प्रिंसिपल, हिंदी में इसको बोलते हैं लेखांकन सिद्धांत। ठीक है, तो पहला चीज़ हम लोग पढ़े थे बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यावसायिक इकाई संकल्पना। कहने का मतलब ये है कि बिजनेस एक सेपरेट चीज़ हम लोग मान के रहते हैं और उसके व्यवसाय को अलग रूप से देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक आदमी है, ठीक है, इसने कोई बिजनेस बनाया अपना। ठीक है, मान लीजिए राम नाम का आदमी फर्नीचर का बिजनेस बनाया, फर्नीचर का दुकान खोला या बिजनेस किया। ठीक है, तो हम जब राम जो होगा, भले ही इसका ओनर है, ठीक है, राम क्या है, इसका ओनर मालिक है। ठीक है, लेकिन जब भी हम लेखांकन करेंगे मतलब अकाउंटिंग करेंगे, तो हम लोग फर्नीचर के हिसाब से करेंगे, व्यवसाय के हिसाब से करेंगे, ना कि राम के हिसाब से। जैसे मान लीजिए राम ने कल अपने घर के लिए एसी लिया, ठीक है, चूँकि तो क्या बिजनेस लिया है क्या एसी? नहीं। क्या व्यवसाय भी एसी लिया है? नहीं। तो ये राम का अपना पर्सनल चीज़, पर्सनल खर्चा है। अगर मान लीजिए ये बिजनेस ने कुछ एसी लगाया अपने रूम में, इसका ऑफिस में, तो ये एसी बिजनेस में काउंट करेंगे वो जो है। तो जब कोई बिजनेस से रिलेटेड जो चीज़ होगा, मान लीजिए खर्चा हुआ तो या कुछ कमाई हुआ, तो वो बिजनेस के हिसाब से देखेंगे, व्यवसाय के हिसाब से, ना कि उसका मालिक के हिसाब से। बात समझ में आया? तो इसी को बोलते हैं क्या? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या व्यवसाय इकाई संकल्पना। जैसे मान लीजिए ओनर है, इसको और देखते हैं एग्जाम्पल से। ये बिजनेस है, मालिक ने कुछ पैसा इसमें लगाया, मान लीजिए 5,000 रुपया बिजनेस में लगाया, तो हम लोग इसके हिसाब से देखेंगे ये मेरा क्या है, बिजनेस है, इकाई है, बिजनेस इकाई, व्यवसायिक इकाई। तो देखो ये अगर 5,000 रुपये इसको दिया बिजनेस, तो बिजनेस इसको वापस में 5,000 रुपये देगा ना जब ये मांगेगा। तो मतलब ये जो 5,000 रुपया है वो बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है। मैंने बताया था लायबिलिटी क्या होता है, लायबिलिटी को देयताएँ बोलते हैं। मतलब इसको देना है कि नहीं, ये क्या है, इसको देना है, समझ में आया? और ये जो 5,000 रुपया लगाया है दोस्तों, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, पूंजी। क्या बोलते हैं, पूंजी, या क्या बोलते हैं, कैपिटल। समझ में आया? तो ये जो पैसा लगाया है वो कैपिटल है, लेकिन वही 5,000 रुपया बिजनेस के लिए क्या है, लायबिलिटी है। जब भी हम लोग अकाउंटिंग करेंगे दोस्तों, तो हम देखेंगे बिजनेस के हिसाब से कि ये जो 5,000 रुपया है वो बिजनेस के लिए लायबिलिटी है। बात समझ में आया? ना कि कैपिटल, पूंजी नहीं है। ठीक है, समझ में आया? चलिए आगे दूसरा कॉन्सेप्ट है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, इसको हिंदी में बोलते हैं मुद्रा मापन संकल्पना। ये बहुत आसान है, आप दिमाग में एक चीज़ फिट कर लीजिए कि कोई भी एग्ज़ाम का जो आप तैयारी कर रहे हैं, यूपीएससी का कर रहे हैं या ईपीएफओ का कर रहे हैं, तो वो सिंपल है। इससे क्या होगा, आपका माइंड जो है उसी तरह गार्निश हो जाएगा और आपको सब्जेक्ट आसानी लगने लगेगा और जल्दी से समझ में आएगा। बोलते हैं ना दोस्तों, जैसा सोचोगे वैसा ही बनोगे। अगर कोई सोच रहा है कि मुझे बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है या बहुत बड़ा मुझे आईएएस निकालना है या ईपीएफओ का एग्ज़ाम निकालना है, तो उसका निकल जाएगा। और जो सोचेगा बहुत कठिन है, मेरे से नहीं होगा, तो फिर उसका नहीं होगा, चाहे वो कितना भी पढ़ ले। ठीक है,
तो मेरा में पॉजिटिव ये है कि मैं हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, ठीक है। तो आप भी हमेशा सकारात्मक सोचिए, क्योंकि आपका माइंड उस तरह से काम करेगा, है ना। अगर ऐसा भी नहीं होता है तो आप कोशिश करके देखिए, एक दिन आप पूरा नेगेटिव सोचिए, ठीक है। एक दिन छोड़िए, 2 घंटा नेगेटिव पूरा सोचिए, अरे यार मेरा एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, मेरे से ये हो जाएगा, फिर पापा मारेंगे, फिर ये वो ऐसे वैसे। तो देखिएगा आपका आधा घंटे के बाद माथा दर्द करने लगेगा। और आप सकारात्मक सोच के देखिए 1 घंटा, देखिएगा आप हंसते हुए रहेंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो ये माइंड का गेम है टोटल एग्ज़ाम, ठीक है। इसीलिए क्या है, बहुत आसान है, ये मान के चलिए हम कर लेंगे, ठीक है। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट बोलते हैं मुद्रा मापन संकल्पना। तो नाम से ही पता है कि मनी में मेजर करते हैं, वैसा संकल्पना या मुद्रा में। तो बोल रहा है कि जो चीज़ को हम मनी में नाप पाएंगे, मनी में, मुद्रा में, जिसको हम माप सकते हैं, जिसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसी को हम लोग अकाउंटिंग करेंगे, उसी को हम लोग लेखांकन करेंगे। मतलब उसी को हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक है। जो चीज़ों को हम मुद्रा में नाप सकते हैं उसी को हम लोग मापेंगे और उसी का लेखांकन करेंगे, ये बोल रहे हैं। जैसे मान लीजिए 2 वर्कर है, एक है राम और एक है श्याम। दोनों का तनख्वाह है 5,000 रुपया, इसका भी 5,000। लेकिन राम जो है वो बहुत फास्ट काम करता है, मतलब इसका जो उत्पादन है, राम के कारण उस फैक्ट्री में उत्पादन है बढ़ रहा है। लेकिन श्याम थोड़ा धीमे काम करता है, इसके कारण प्रोडक्शन कम होता है, ठीक है। लेकिन तनख्वाह दोनों को 5,000 है। तो क्या ये जो इसका जो राम का जो स्किल है, जो इसका कौशल है ज़्यादा प्रोडक्शन करने का, क्या उसको आप नाप सकते हो क्या? क्या अच्छा इसका स्किल 2 किलो है तो 2 किलो का रेट इतना, वो नहीं नाप सकते ना। तो मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि मुद्रा मापन संकल्पना, कि जिस चीज़ को आप मनी में नाप सकते हो बस उसी चीज़ को आप रिकॉर्ड करो, उसी चीज़ को आप क्या करो, लेखांकन करो, उसी चीज़ को आप क्या करो, अभिलेखन करो, है ना। उसी की चीज़ को बस हम देख सकते हैं कि अच्छा इसको हम 5,000 रुपये देते हैं, इसको 5,000 रुपये, मतलब टोटल बिजनेस का खर्चा कितना है, 10,000 रुपया, ठीक है। बस अभी इसको हम नहीं देखेंगे कि इसका स्किल कितना है, इसका कौशल कितना है, बात समझ में आए। तो दूसरा कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मुद्रा मापन संकल्पना, ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया, सिंपल है, बहुत आसान है। तीसरा है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। गोइंग मतलब चलता हुआ, कंसर्न मतलब होता है बिजनेस, व्यवसाय, और कॉन्सेप्ट मतलब संकल्पना, ठीक है, संकल्पना। इसको हिंदी में बोलते हैं दोस्तों सतत व्यापार संकल्पना, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि बिजनेस जो है हमेशा चलता रहेगा, इसका ये मतलब है। मतलब कोई भी अकाउंटेंट है, कोई भी जो सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो मान लीजिए कोई बिजनेस का अकाउंटिंग कर रहा है, ठीक है, कोई बिजनेस का लेखांकन कर रहा है, तो वो ये मान के चलेगा भैया कि बिजनेस जो है ना वो चलता रहेगा, लंबे समय तक चलता रहेगा। इसीलिए ये क्या करता है, हमने बताया था आपको करेंट एसेट बताया था ना, करेंट एसेट और करेंट लायबिलिटी बताया था करेंट एसेट भी बताया था, और दूसरा भी बताया था करेंट लायबिलिटी बताया था, इसको भी देख लेंगे। और दूसरा हम लोग तो करेंट एसेट, और दूसरा बताया था कैपिटल नॉन करेंट एसेट बताया था, नॉन करेंट एसेट। तो करेंट एसेट मतलब चालू पूंजी, चालू क्या होता है, चालू परिसंपत्तियाँ बताया था ना, नहीं देखें तो देखिए उसको, चालू संपत्तियाँ। और गैर नॉन करेंट मतलब गैर चालू संपत्तियाँ, एसेट। तो मैंने क्या बताया था कि चालू संपत्तियाँ क्या होती है, जो बिजनेस का सामान है, ठीक है, वो उसका परिसंपत्ति होता है। जैसे टाटा है, टाटा क्या बना रहा है, गाड़ी, तो गाड़ी के लिए जो भी सामान चाहिए, चक्का चाहिए, स्टीयरिंग चाहिए, लोहा चाहिए, शीशा चाहिए, जो भी चाहिए, तो वो सब टाटा का क्या है, चालू परिसंपत्तियाँ हैं, क्योंकि वो बिजनेस से रिलेटेड है। टाटा का बिजनेस क्या है, गाड़ी बनाना बेचना, तो जो चीज़ गाड़ी बनाने में लगता है उसका चालू परिसंपत्तियाँ हैं, ठीक है। नॉन करेंट एसेट मतलब फैक्ट्री को तो टाटा नहीं बेच रहा है, ज़मीन लैंड इसको तो नहीं बेच रहा है, जो भी मशीनरी गाड़ी बनाने में लग रहा है, मशीन बड़ा बड़ा लगता है, तो जो भी बिजनेस से रिलेटेड है उसको बोलते हैं करेंट एसेट। जो भी बिजनेस से रिलेटेड नहीं है उसको गैर चालू संपत्ति, परिसंपत्ति बोलते हैं, जैसे फैक्ट्री लैंड ये। तो जो हम लोग डिसाइड किए दोस्तों, ये बिजनेस से रिलेटेड है, मतलब 1 साल तक रहेगा। मैंने बताया था करेंट एसेट का टाइम पीरियड क्या है, 1 साल 12 महीना, और इसका टाइम पीरियड क्या है, 1 साल से ज़्यादा। तो अगर मान लीजिए अगर कोई भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ये मान के अगर
अकाउंटिंग कर रहा है, कुछ भी लिख रहा है कि ये हमारा करंट एसेट है, मतलब 1 साल तक चलेगा, ये नॉन करंट है, ये 1 साल से ज़्यादा चलेगा, इसलिए मतलब वो मान रहा है कि बिजनेस लंबे समय तक चलेगा, तभी ना वो डिवाइड कर दिया कि अच्छा ये मेरा चालू परिसंपत्ति हमारा 1 साल चलेगा और ये 1 साल से ज़्यादा चलेगा, तभी तो वो डिवाइड किया कि चालू और गैर चालू में, करंट और नॉन करंट में। तो कोई भी चार्टेड अकाउंटेंट जब बिजनेस करता है तो ये मान के चलता है कि बिजनेस जो है लंबे समय तक चलेगा, इसीलिए वो जो भी खर्चा होता है उसको चालू खर्चा और गैर चालू खर्चा, उसी तरह का जो भी संपत्ति होता है वो परिसंपत्ति होता है वो चालू और गैर चालू परिसंपत्ति में डिवाइड कर देता है, ठीक है। भले वो बिजनेस कल को बंद क्यों ना हो जाएगा, लेकिन जब भी वो अकाउंटिंग करेगा वो ये मान के चलेगा कि बिजनेस जो है लंबे समय तक चलेगा। बात समझ में आया? तो इसको हम लोग बोलते हैं सतत व्यापार संकल्पना या गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट नंबर 4 है, वो है आपका अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट ये बोलता है, इसको हिंदी में बोलते हैं लेखांकन अवधि संकल्पना, ठीक है। लेखांकन अवधि संकल्पना सिंपल है, बहुत आसान है। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट मतलब कोई पीरियड होगा अकाउंटिंग का, माना इंडिया में कितना पीरियड है, मान जनवरी से लेकर दिसंबर तक होता है 1 साल, ठीक है। मान लीजिए कोई बिजनेस है, ठीक है, कोई बिजनेस है, मान लीजिए उसका मतलब टाटा है, मान लीजिए टाटा 20 साल से काम कर रहा है अपना, कितने साल से कर रहा है? 20 साल से। तो मान लीजिए टाटा निकाल लेके अच्छा 20 साल में मेरा खर्चा ये हुआ और लाभ ये, खर्चा ये हुआ और आमदनी ये हुआ, मतलब 20 साल में, तो पता चलेगा टाटा को इतना रुपये खर्चा हुआ, इतना रुपये फ़ायदा हुआ, जो भी। लेकिन 20 साल में क्या निकालना दोस्तों आसान है। हम लोग प्रोग्रेस अगर देखेंगे, किसी चीज़ का विकास देखेंगे, तो हम लोग क्या है उसको छोटे छोटे पीरियड में डिवाइड कर दे तो ज़्यादा बेटर है। जैसे हम पूछें आपको कि आपका विकास कितना हुआ, तो आप बोलेंगे ना कि सर देखिए मेरा जो 5वां से 6ठा क्लास में गए तो मेरा इतना परसेंट आया, 6ठा 7वां गए तो इतना आया, 10th में मेरा इतना परसेंटेज था, 11 में इतना डाउन हुआ। तो आप एक बताते हैं ना कि ये बोलते हैं कि यही बताते हैं ना, ये तो नहीं बोलते हैं ना कि सर मेरा 20 साल में इतना ग्रोथ हुआ, अच्छा नहीं रहेगा सुनने में। आप क्या करेंगे, पूरे आपका जो भी विकास हुआ है उसको छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड करेंगे। उसी तरह जब भी हम लोग अकाउंटिंग करते हैं, किसी भी बिजनेस का हम लोग देखते हैं लाभ हुआ या हानि हुआ, तो उसको हम छोटे छोटे इंटरवल में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। और जनरली वो इंटरवल जो होता है वो अंतराल होता है, वो कितना होता है दोस्तों? 1 साल का होता है। तो हमें जब भी अकाउंटिंग करेंगे तो 1 साल में करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि अच्छा ये मेरा साल का शुरू था और ये मेरा साल का अंत है, तो हम देखेंगे इस साल के अंत में मेरा कितना खर्चा हुआ और कितना मुझे आमदनी हुआ, मतलब कितना मेरा पैसा आया और कितना गया। तो दोनों हम जो डिवाइड कर देते हैं, खर्चा माइनस आमदनी, तो ठीक है, अगर ज़्यादा होगा तो खर्चा ज़्यादा होगा तो हमको हानि होगा, और अगर खर्चा कम हुआ तो हमें क्या होगा दोस्तों? लाभ होगा। तो अकाउंटिंग पीरियड यही बोलता है कि जब जितना भी बिजनेस का साइकिल है उसको छोटे छोटे अंतराल में डिवाइड कर देते हैं और हम लोग उसका अकाउंटिंग करते हैं, उसका हम लोग लाभ और हानि ज्ञात करते हैं, निकालते हैं। पसंद में तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। समझ में? ठीक है दोस्तों, सिंपल लग रहा है ना, मज़ा आ रहा है ना दोस्तों। एक आपसे शिकायत है, मैं इतना मेहनत करके आपको सब अकाउंटिंग पढ़ा रहा हूँ, सीसेट पढ़ाता हूँ, है ना, उसके बाद क्वेश्चंस प्रीलिम्स का डिस्कस कर रहा हूँ, उसके बाद लेबर लॉ पढ़ाता हूँ, मुरनाल का भी पढ़ाता हूँ, लक्ष्मीकांत भी पढ़ाता हूँ। मैं जब अपना इतना फ़र्ज मेहनत से निभा रहा है, आपसे मैं कोई फ़ी भी चार्ज नहीं कर रहा हूँ, बस आपसे एक चीज़ डिमांड कर रहा हूँ, एक चीज़ रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ये बताइए कि यूट्यूब पे इस तरह का कोई भी चैनल है जो इतना अच्छे से आपको पढ़ा रहा है? अगर पढ़ा रहा है तो मैं अगले दिन से चैनल बनाना बंद कर दूँगा, वीडियो बनाना बंद कर दूँगा दोस्तों। बताइए कोई है कि जो आपको इतना अच्छे से समझा के पढ़ा रहा है? सब तो यहाँ पे पैसा खाने के लिए बैठा है दोस्तों, लेकिन मेरा मकसद वो नहीं था। मैं ये चाहता था कि ये चैनल जो है ग्रो करे और जो भी आवश्यक आदमी है, जिसको भी आवश्यकता है गुणवत्ता शिक्षा का, क्वालिटी एजुकेशन का, उसको तक ये पहुँचे। और उसको तक तो आप ही ना पहुँचाएंगे दोस्तों, मैं तो माइक लेके तो नहीं बोलूँगा ना कि मेरा चैनल देख लो, अच्छा बनाते हैं। ये तो आपका कर्तव्य है दोस्तों, ये तो आपकी जिम्मेदारी है। तो बस आपसे यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को जितना अधिक से अधिक लाइक शेयर करें, अपने दोस्तों को बताएं कि इस तरह का एक चैनल आप इसमें तैयारी करो, आपका क्वालिटी इम्प्रूव होगा। ठीक है, मेरा ऐसा मानना है दोस्तों, ठीक, और विश्वास है कि अगर मेरे से अभी से लेके आप तक एग्ज़ाम तक जुड़े रहें, मतलब यूपीएससी में अगर 28 मई को है, ठीक है, सिविल सर्विस, अगर 25 मई तक जुड़े रहें तो आपका प्रीलिम्स 100% निकलेगा, ये मेरा गारंटी है। और ईपीएफओ का जब भी एग्ज़ाम होगा, जब भी होगा, जुलाई में होगा, सितंबर, अक्टूबर, अगस्त, तो उसके अंत तक आप जुड़े रहिएगा। आपको
100% फ़ायदा होगा, प्रॉफिट लिख के दे दीजिए, आपको उससे लाभ होगा, आपका एग्ज़ाम निकलेगा। क्योंकि मेरा सिलेक्शन हो चुका है तो मुझे पता है कि किस तरह से बच्चे को पढ़ाया जाता है। मैं कचड़ा आपके दिमाग में नहीं भरूँगा कि उल्टा पुल्टा कुछ भी पढ़ा दो, चाहे उस एग्ज़ाम में आए चाहे मत आए। मैं क्यों करूँगा किसी के साथ धोखा? मेरा जब सिलेक्शन हो चुका है तो मुझे पता है ना कि क्या यूपीएससी पूछता है, तो आप वही पढ़िए जो एग्ज़ाम में आ रहा है। क्योंकि कुछ भी अचड़ा कचड़ा नहीं पढ़ लेना है, समझ रहे हैं ना। मृणाल सर बोलते हैं कि हर समय अचड़ा कचड़ा नहीं पढ़िए, काम का चीज़ पढ़ो जो एग्ज़ाम में आता है। लेकिन यूट्यूब पे बाकी जो चैनल हैं जो आपको अकाउंटिंग और सोशल सिक्योरिटी लेबर लॉ पढ़ा रहा है, क्या वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड आपको पढ़ा रहा है? बताइए, क्या वो सबसे पहले ये बात है, क्या वो खुद क्वालिफाई किया है ईपीएफओ का एग्ज़ाम? नहीं क्वालिफाई किया ना। सीए बनना अलग बात है कि आप चार्टेड अकाउंटेंट है तो आप पढ़ा देंगे, लेकिन क्या उसने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया जो एग्ज़ाम का नीड है? नहीं। अगर हमको समुद्र का गहराई में जाना है दोस्तों, ये समुद्र है, ठीक है, हमको नापना है कि भाई ये कितना गहरा है। तो कोई अगर ऊपर से ही देख के बोल दे अच्छा हमको लग रहा है ना, कोई आदमी ऊपर से देखे अब बोले कि यार हमको तो लग रहा है इतना गहरा है, पता चलेगा नहीं? वो दूसरे को ढकेल देगा, अच्छा बोल देगा अरे ज़्यादा गहरा नहीं है यार, यहीं तक तो होगा, चले जाओ तुम। या फिर बोल देगा अरे बहुत गहरा है, तुम नहीं जा पाएगा। तो जब उसको गहराई का पता ही नहीं तो उल्टा पुल्टा बताएगा, मतलब अपना पूर्वाग्रह के आधार पे, जो भी छोटा मोटा जानकारी उसके आधार पे। लेकिन जो इसमें कूदा है दोस्तों, वो तो भाई बता देगा पूरा कि अच्छा इसका गहराई 400 मीटर है, ये इसका गहराई 5.5 किलोमीटर है। वो तो देख तुरंत बता देगा क्योंकि उसके गहराई में गया है। उसी तरह मैंने ईपीएफओ का एग्ज़ाम देके मेहनत करके क्वालिफाई किया है, तो मुझे पता है कि किस हद तक यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है और किस किस टॉपिक से पूछ सकता है। मुझे ये जानकारी है, इसीलिए मैं बोलता हूँ बच्चों देखिए इधर उधर भटकने से कोई फ़ायदा नहीं है। आप बस इस चैनल के साथ जुड़े रहिए। अभी एग्ज़ाम होने में अच्छा खासा टाइम है, हम लोग पूरा सिलेबस को पूरा कम्प्रीहेंसिव तरीके से जो ज़रूरी है बस वही पढ़ेंगे और क्वेश्चन का आपको ढूंढ के प्रैक्टिस करवाऊँगा। बस एग्ज़ाम का एक बार डेट आ जाए दोस्तों, उसके पहले अभी आप पढ़ लीजिए पूरा थ्योरी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा उसके बाद। क्योंकि देखिए अगर से अभी से आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो क्या होगा, उससे क्या होगा, जैसे कोई भवन है, ठीक है, ये इतना ऊंचा हमको बनाना है, इसका हाइट बनने से बुर्ज खलीफा है दोस्तों, बुर्ज खलीफा है मान लीजिए, ऐसे करके है कुछ बुर्ज खलीफा, ठीक है। अगर उसका फाउंडेशन ही कमज़ोर होगा, यही कमज़ोर होगा, तो क्या वो बिल्डिंग खड़ी रह पाएगी दोस्तों? नहीं। इसीलिए तो सरकारी बिल्डिंग जो होता है वो पुल उल गिर जाता है, क्योंकि उसका फाउंडेशन कमज़ोर है ना। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा, कभी भी अगर आपको ऊपर लाइफ में जाना है तो आप अपने नींव को स्ट्रॉन्ग कीजिए, अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कीजिए। जितना आपका जड़ मजबूत होगा उतना ही विशाल आप उभरेंगे। क्वेश्चन प्रैक्टिस करना कोई भारी बात नहीं। अगर आपको इसी से मैं कॉन्सेप्ट बना सकता हूँ, बोल दूंगा कि कंपनी जो डिवाइड करती है करेंट एसेट और करेंट लाइबिलिटी, गैर चालू संपत्ति और चालू संपत्ति, वो किस आधार पे करती है बताइए? तो किस आधार पे करती है? गोइंग कंसर्न की बिजनेस चलता रहे तो कुछ हम लोग को बांट देते, कुछ नहीं। अब इसी को क्वेश्चन के फॉर्म में डायरेक्ट हम नहीं दे सकते ना। आगे मैं आपको सिखाऊंगा कि भैया इस तरह से पढ़िए, इस तरह का आपका फाउंडेशन हो जाएगा। जब फाउंडेशन सीख जाएंगे तो फिर उसके बाद हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाएंगे। तो वो तो मेरे पे छोड़िए आपकी कितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है कितना नहीं करना, वो मैं जानता हूँ, ठीक है। आप आराम से ध्यान से मन लगा के पढ़िए, आपका पूरा सिलेबस में टाइम के अनुसार कंप्लीट कर दूंगा और पूरा कॉन्सेप्ट को एकदम क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवा दूंगा, ठीक है। किसी भी चीज़ को आप नहीं छोड़ूंगा, चाहे इंग्लिश हो, मैथ हो, कुछ भी हो, ठीक है। अभी हमारे पास बहुत टाइम है, अब चल ही रहा है दोस्तों हमारा। देखिए मैथ शुरू हो जाएगा कल से, ठीक है। उसके अलावा हम लोग का जो है इंडस्ट्रियल रिलेशन चालू हो चुका है, अकाउंटिंग का ये 5वां लेक्चर है। उसके बाद जीएस भी एक पोर्शन आता है ईपीएफओ में, तो जीएस में डेली हम लोग 25 से 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। मृणाल सर के से इकोनॉमिक कर रहे हैं, करंट अफेयर के लिए पीटी 365 कर रहे हैं, लक्ष्मीकांत से पॉलिटी कर रहे हैं। सब तो आपका हो ही रहा है धीरे धीरे कंप्लीट, है ना। ऐसा तो नहीं है कुछ छोड़ा जा रहा है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये चैनल के साथ हमेशा जुड़े रहें, देखते रहिए बार बार कि क्या क्या जो है सर डाल रहे हैं। और एक बार समझने का, एक बार जब आपने समझ लिया तो फिर थोड़ी ना कुछ दिक्कत होगा आपको सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तो वो तो मैं करवाऊँगा ही, ठीक है। इसीलिए फालतू चैनल के चक्कर में मत रहिए। आपका माँ बाप का सपना है, आपके माँ बाप का, ठीक है ना, तो उसके सपने को पूरा करने के लिए अच्छा चीज़ पढ़िए, ठीक है। अच्छा, जो भी मैं मेहनत कर रहा हूँ उसका थोड़ा कद्र समझिए और उसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, समझ गए? ठीक है, चलिए आगे पढ़िए। तो अगला जो हमारा कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो है कॉस्ट कंसेप्ट। क्या है? कॉस्ट कंसेप्ट। कॉस्ट कंसेप्ट को हिंदी में बोलते हैं लागत संकल्पना। तो कॉस्ट कंसेप्ट ये बोलता है दोस्तों कि जो चीज़ का हम लोग अकाउंटिंग में खर्चा देखते हैं, लागत देखते हैं, वो उसका हिस्टोरिकल कॉस्ट होता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट, हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है ऐतिहासिक लागत।
मतलब उसको जिस रेट पे आपने ख़रीदा उस रेट पे रिकॉर्ड करो, वही रेट लिखो। जो रेट पे ख़रीदता है उसी रेट पे उसी मूल्य को लिखो, ना कि बाज़ार का मूल्य, मार्केट प्राइस पे नहीं, जिस पे आपने ख़रीदा है। समझ में आया? जैसे कि मान लीजिए आपने कोई गाड़ी ख़रीदा, ठीक है, आपने कोई गाड़ी ख़रीदा, ठीक है, कोई गाड़ी ख़रीदा, इस गाड़ी का रेट है मान लो उस समय था 10 लाख रुपये, तो आपने लिख दिया क्या चाहिए, कोई कंपनी है वो पार्सल करती है सामान, तो उसने गाड़ी ख़रीदा 10 लाख का, तो उसका खर्चा कितना हुआ दोस्तों उस समय? 10 लाख खर्चा हुआ, कॉस्ट लगा। क्या 1 साल बाद इस गाड़ी का रेट कितना रह जाएगा? गाड़ी पुराना हो जाएगा तो इसका रेट हो जाएगा 8 लाख या 9 लाख। तो उसका क्या कंपनी क्या दिखाएगी कि 2 लाख मुझे लॉस हुआ? नहीं दिखा सकती ना। 10 लाख का था तो 8 लाख हो गया, तो कंपनी क्या दिखाएगी कि हमारा जो खर्चा हुआ 2 लाख हुआ था? चेंज करेगी? नहीं करेगी ना। तो ये कॉन्सेप्ट ये बोलता है लागत संकल्पना, कि किसी भी चीज़ का जब हम लोग खर्चा निकालते हैं तो जिस रेट पे हम लोग खरीदते हैं वो देखते हैं, ना कि उसका बाज़ार में क्या रेट चल रहा है वो देखते हैं। बात समझ में आए? जैसे कोई बिल्डिंग है, बिल्डिंग को टाटा ने मान लीजिए 10 लाख में खरीदा, 1 साल बाद इस बिल्डिंग का दाम हो जाएगा 12 लाख, तो टाटा क्या दिखा देगी कि मेरा बिल्डिंग का रेट है 12 लाख है? नहीं, जिस रेट पे ख़रीदा है वही दिखाएगी। बात समझ में आए? इसी को हम लोग बोलते हैं कॉस्ट कॉन्सेप्ट, या हिस्टोरिकल कॉस्ट पे इसको नापते हैं, ऐतिहासिक मूल्य पे इसको, लागत पे इसको नापते हैं। ठीक, बात समझ में आए? ठीक है। अगला कॉन्सेप्ट है हमारा छठा, उसका होता है डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। हिंदी में बोलते हैं इसको द्विपक्षीय संकल्पना। ठीक है, तो ये बोल रहा है जब हम कोई भी लेन देन करते हैं तो उसका 2 पक्ष होता है। कोई भी हम लोग ट्रांजैक्शन करते हैं उसका 2 एस्पेक्ट होता है। कोई भी ट्रांजैक्शन करोगे उसका 2 एस्पेक्ट होगा। एक एस्पेक्ट को बोलते हैं डेबिट मतलब क्या आया, क्रेडिट मतलब क्या गया। ठीक है, जैसे आपने लक्ष्मीकांत खरीदा, तो आपके पास क्या आया? लक्ष्मीकांत आया ना, लक्ष्मीकांत प्लस हुआ आया। क्या गया दोस्तों? गया क्या? पैसा गया। पैसा क्या होगा? माइनस। बात समझ में आया? तो डेबिट में हम लोग लिखते हैं क्या आया, और गया क्या? पैसा, उसको क्रेडिट करते हैं। ठीक है, कोई बिजनेस है, जैसे अंबानी है, ठीक है, उसने जियो का सिम बनाया, ठीक, तो जियो का सिम को जब बेच रहा है तो उसके पास से जियो सिम गया ना, जियो सिम बदले में अंबानी को क्या मिला? पैसा मिला, पैसा आया, जियो सिम गया, तो ये डेबिट होगा, ये क्रेडिट होगा। समझ में आया? तो वही बोल रहा है कि कोई भी लेन देन हो रहा है दोस्तों, हम लोग देख रहे हैं ना, उसका 2 पक्ष है। एक वो पक्ष होता है जो आता है, दूसरा वो पक्ष होता है जो जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला है 7वां नंबर पे है, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिकॉग्निशन या रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। बहुत आसान है, ठीक है, मैंने पहले बताया था, फिर आपको रिवीजन करवा देता हूँ। हिंदी में वो बोलते हैं इसको आगम मान्यता संकल्पना। ये बोल रहा है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट या आगम मान्यता संकल्पना। बोल रहा है रेवेन्यू, आपको समझ में आया? रेवेन्यू मतलब क्या होता है? उस साल जो भी पैसा आता है, पैसा जो भी आया उस साल। ठीक है, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब आप लेन देन करते हैं, जब आप ट्रांजैक्शन करते हैं, जब ट्रांजैक्शन करो तब उसको लिखो। जब भी ट्रांजैक्शन करो तो लिखो। मतलब जब भी आप बेचे कुछ, भले आपको पैसा मिला या ना मिला, भले पैसा मिला
या बाद में मिलेगा, या पैसा दिया आपने या बाद में देंगे। बात समझ में आया? जब भी कोई लेन देन करो, जब भी कोई ट्रांजेक्शन करो, तब उसको उसी समय लिख दो। उसका वो डिपेंड नहीं होना चाहिए कि आपको पैसा कब मिला या पैसा आप कब देंगे, समझे? जैसे देखिए, मान लीजिए मैंने कुछ एक मोबाइल खरीदा, ठीक है, मोबाइल खरीदा, तो मोबाइल खरीदा, अभी मोबाइल खरीदा कि 50,000 रुपये का, ठीक है, इसको 50,000 कैश दिया और ये मुझे क्या दे दिया, मोबाइल, ये मैं हूँ, ठीक है। तो जब मैं ये रिकॉर्ड करेगा ये आदमी, तो क्या लिखेगा, कैश मुझे कितना मिला, 50,000 मिला प्लस हुआ, और मेरे पास मोबाइल गया, 50,000 का क्या गया, मोबाइल गया, ये आदमी ये लिखेगा। अब दूसरा केस में क्या हो रहा है, मैंने तो अभी तो इसको कैश दे दिया, ठीक है। दूसरा केस में क्या हो रहा है, ये मेरा दोस्त है, मोबाइल लिया हूँ इससे, जान पहचान है, मैं बोला इसको बाद में दूंगा, अभी नहीं, ठीक है। तो क्या ये रिकॉर्ड कब करेगा, जब मिलेगा तब। वो मैं बोला 1 साल बाद दूंगा, 1 साल बाद मतलब 2024 में दूंगा। फिर भी तो क्या आपको लगता है ये आदमी एक साल बाद बताएगा कि मुझे 50,000 मिल रहा है? नहीं ना। क्या वो जब रिकॉर्ड करेगा अपना लिखेगा तो 1 साल बाद लिखेगा कि मुझे 50,000 रुपये प्राप्त हुआ? नहीं, वो उसी समय लिख देगा कि भैया मुझे 50,000 रुपया जो है मिला, ठीक है। ये नहीं लिखेगा कि 50,000 रुपये जो है 1 साल बाद मिलेगा या 2024 में जब मिलेगा तब नहीं लिखेगा, लिख देगा अभी, क्योंकि ट्रांजैक्शन हो चुका है। ट्रांजैक्शन मतलब समझ गए, मोबाइल इसको मिल गया है और इसको वचन दिया जा चुका है कि हम आपको उस समय देंगे। तो वही बोलता है, तो रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट या रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब भी ट्रांजैक्शन हो उसी समय लिखो, उस पर वो पैसे पे डिपेंड नहीं होना चाहिए कि पैसा कब मिलेगा या पैसा तुम कब दोगे। बात समझ में आया? तो बिजनेस में भी यही होता है, क्योंकि सब बिजनेस में भी आप देखिए कि सब चीज़ पैसे, सब चीज़ कैश नहीं लिया जाता है। सब छोड़िए, मान लिया टाटा को है, टाटा को लोहा चाहिए गाड़ी बनाने के लिए, तो क्या जब वो पैसा देगा टाटा को, तो मतलब दूसरे आदमी को, तभी वो रिकॉर्ड करेगा कि मेरा खर्चा इतना हुआ है? नहीं, वो जिस समय वो ट्रांजैक्शन हो चुका है, फ़ोन किया, हाँ भैया ये जो भी XYZ मनोज 10 ट्रक जो है लोहा बेच दो, हाँ ठीक है भेज रहे हैं। तो टाटा जिस दिन ट्रांजैक्शन हुआ, भले वो पैसा दिया नहीं, उसी समय लिख देगा मेरा खर्चा कितना है, 10 लाख लोहा का, 10 लाख kg लोहा, मतलब जितना भी रुपया होगा वो लिख देगा, समझे? तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट यही बोलता है कि देखिए जब भी आपका ट्रांजैक्शन हो, भले आपने पैसा दिया हो ना दिया हो, उस पर डिपेंड नहीं होना चाहिए, आपको उसी समय लिख दो जिस समय आप ट्रांजैक्शन किए, ठीक है दोस्तों। 8वां कॉन्सेप्ट है मैच कॉन्सेप्ट, मैच कॉन्सेप्ट, ठीक है। इसको हिंदी में बोलते हैं आगम व्यय मिलान संकल्पना, ठीक है। आगम व्यय मिलान संकल्पना, सिंपल है, नाम देखिए, आगम को मिला रहे हैं। आगम को क्या हम लोग बोलते थे बताइए तो, रेवेन्यू, मतलब कितना पैसा आपको मिल रहा है, व्यय मतलब एक्सपेंस, जो आप पैसा खर्च कर रहे हैं। तो देखिए मान लीजिए ये एक मेरा एक साल है, 1 ईयर, मान लो जनवरी से दिसंबर। तो अगर कंपनी को निकालना है कि इस समय हमारा कितना हानि हुआ या कितना लाभ हुआ, ठीक है, तो कंपनी क्या देखेगी, मान लीजिए गाड़ी बेच रही है, ठीक है, गाड़ी बेच रही है, तो कंपनी मैच करेगी कि गाड़ी बनाने के लिए मेरा कितना खर्चा हुआ, एक्सपेंस, गाड़ी बनाने के लिए मेरा कितना खर्चा हुआ, और गाड़ी से मुझे कितना आय हुआ, कितना मुझे आय हुआ, तो दोनों को घटा के वो लाभ हानि निकाल लेगी। उसी को बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। जितना किसी भी चीज़ से हमको, जिस चीज़ से आय हो रहा है दोस्तों, आय हो रहा है, मेरा पैसा जहाँ से आ रहा है, उसी के लिए मैंने कितना खर्चा किया, उसी को बोलते हैं मैचिंग कॉन्सेप्ट। ये नहीं कि हम लोग गाड़ी बना के हम लोग खर्चा दिखा दिए कि हमको इतना खर्चा हुआ, और आए अगर मान लीजिए टाटा गाड़ी बना रहा है और टाटा का शेयर मार्केट भी है कहीं, तो टाटा शेयर से भी पैसा कमा रहा होगा। तो टाटा जब भी गाड़ी का, अपना टाटा मोटर्स का निकालेगा दोस्तों, तो सिर्फ देखेगा कि गाड़ी बनाने में कितना खर्चा हुआ, गाड़ी से कितना आय हो रहा है, गाड़ी से आय कितना हो रहा है। अब शेयर मार्केट से उसको फ़ायदा हुआ तो ये वो इसमें आय में नहीं जोड़ देगा। बात समझ में आ रहा है ना? तो जिस चीज़ का हमको ये देखना है, खर्चा देखना है, उसी चीज़ का हमको आय देखना है, उसी को बोलते हैं मैच कर रहे हैं। बात समझ में आए? जो चीज़ का खर्चा देखते हैं उसी चीज़ का हम लोग क्या देखते हैं, आय देखते हैं, ठीक है। तभी हम लोग को सही तरीक़ा से
हानि और लाभ मिल पाएगा। 9वां क्वेश्चन, 9वां जो है वो है प्रिंसिपल है फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट। तो फुल डिस्क्लोजर कॉन्सेप्ट हिंदी में बोलते हैं इसको पूर्ण प्रस्तुतिकरण संकल्पना। मतलब आप पूरा प्रस्तुतिकरण करो, यही मतलब वो फुल डिस्क्लोज करो। डिस्क्लोज मतलब दिखाओ, संपूर्ण। तो ये बोलता है ये कि जब भी आप अकाउंट बनाएं, लेखांकन करें, तो आप वो सारे चीज़ दिखाओ जिससे जो भी डिसीजन ले रहा है, जो भी निर्णय ले रहा है, निर्णय लेने वाला प्रभावित हो। कहने का मतलब ये है कि आपको उस बिज़नेस से रिलेटेड सभी चीज़ को दिखाना पड़ेगा कि बिज़नेस का भी फ़ायदा कब है, बिज़नेस ने यहाँ पे प्रॉपर्टी लिया है, इससे हमको इतना लॉस होगा या इससे हमको इतना फ़ायदा होगा। वो सारे चीज़ें दिखाओ जिससे जो भी निर्णय ले रहा है, चाहे वो मालिक है, चाहे वो शेयर होल्डर है या निवेशक है या कोई वर्कर है, एम्प्लॉय है, कुछ भी है, पूरा डिस्क्लोज होना चाहिए इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ताकि जो भी डिसीजन ले रहा है उसके पास क्लियर कट आइडिया हो। तभी देखेंगे आप किसी भी बैंक कंपनी की अकाउंटिंग देखिए तो वो पूरा डिस्क्लोज करता है कि इस साल का मेरा खर्चा ये है, इस साल का मेरा ये है, और नोट मेकिंग करता है। बीच में इसके नीचे में यहाँ पे लिख देगा कि इस साल ये कंपनी जो है इतना रुपया खर्चा की है, यहाँ पे इन्वेस्ट किया है, या ये कंपनी पे इतना रुपये का केस है, इतना रुपया हमको इधर खर्चा हो रहा है, पूरा लिख देगा नोट मेकिंग करके, ताकि जो भी डिसीजन ले रहा है, जो भी निर्णय ले रहा है, उसको पूरा जानकारी मिल जाए कि अच्छा बिजनेस का भी ये कंडीशन है। ठीक, समझ में आ गया? उसी को बोलते हैं पूर्ण प्रस्तुतिकरण संकल्पना। कुछ चीज़ को छुपाओ मत, सभी चीज़ को उजागर करो जो भी बिजनेस से रिलेटेड है, जिससे निर्णय लेने वाला, डिसीजन लेने वाला प्रभावित हो, जो भी सोच समझ के डिसीजन ले पाए। ठीक, समझ में आया? तो उसको हम लोग बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। 10वां है और आज का लास्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, इसको भी मैंने पहले बता दिया था। इसको हिंदी में बोलते हैं सम अनुरूपता की संकल्पना। सम अनुरूपता की संकल्पना। तो बोला कंसिस्टेंट रहो। कंसिस्टेंट मतलब अगर आप मेरा डेली का अकाउंटिंग का लेक्चर देख रहे हैं तो आप कंसिस्टेंट हैं। अगर मेरा आप डेली प्रैक्टिस पेपर में क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं 11 बजे सुबह, तो आप कंसिस्टेंट हैं। अगर आप 2:30 बजे सीसेट का एक क्वेश्चन डेली सॉल्व कर रहे हैं तो आप कंसिस्टेंट हैं। ठीक है, तो उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो मतलब जो भी अच्छा, तो अकाउंटिंग में कॉन्सेप्ट क्या हुआ, लेखांकन में कॉन्सेप्ट क्या हुआ कंसिस्टेंसी का मतलब? इसका मतलब ये है कि जो भी आप सिद्धांत को यूज कर रहे हैं, जो भी आप मेथड यूज कर रहे हैं, जो भी आप प्रक्रिया यूज कर रहे हैं, वो प्रक्रिया वो क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए, कंसिस्टेंट होना चाहिए। वो चेंज, फ्रीक्वेंट चेंज नहीं होना चाहिए। चेंज हो सकता है, आप मेथड यूज कर सकते हो, प्रक्रिया को चेंज कर सकते हो, लेकिन जब कोई कानून के द्वारा कुछ चेंज, कानून बोले कि ये वाला प्रक्रिया वैसे नहीं, अब ऐसे करना है, तो कानून बोले तो हो सकता है। या फिर अगर आपको अकाउंटिंग आप कर रहे हैं, लेखांकन कर रहे हैं, लेकिन आपका जो है डिटेल जो है वो मतलब आप जो अकाउंटिंग मेथड तरीका से कर रहे हो वो बहुत पुराना हो चुका है, आप उसको अपडेट करने का ज़रूरत है। तो आप अपडेट करने के लिए मेथड को चेंज कर सकते हैं, लेकिन हर साल आप मस्ती के लिए जो है नहीं चेंज कर सकते कि कभी ये मेथड यूज कर लिए, कभी वो मेथड कर लिए। इससे होगा क्या कि मान लीजिए आपने 2022 में कोई मेथड यूज किया, ठीक है, तो कुछ आपका आया कि अच्छा इस साल मेरा जो ये था लाभ था या हानि था ये था। अब फिर 2023 में आपने मेथड को चेंज कर दिया, तो अब आपका लाभ या हानि ये आया। तो क्या आप एग्जैक्ट रूप से बता सकते हैं क्या कि इन दोनों साल में मेरा लाभ हानि का रिलेशनशिप क्या था, क्यों मेरा लाभ हुआ, क्यों हानि हुआ? नहीं बता सकते। क्यों? क्योंकि आपने मेथड को चेंज कर दिया अकाउंटिंग में, इसीलिए आपका लाभ जो और हानि है वो आपका अलग अलग आ रहा है। आप बता नहीं सकते कि किस कारण से मेरा लाभ हानि जो है अलग अलग आया, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, क्योंकि आपने मेथड और प्रक्रिया को ही चेंज कर दिया दोस्तों। तो कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि जब एक बार आप डिसाइड कर लेते हो कि कौन सा सिद्धांत, कौन सा मेथड, कौन सा प्रक्रिया आपको यूज करना है, तो उसको आप वही यूज करो। हाँ, वो चेंज हो सकता है प्रक्रिया। अगर मान लो कोई कानून सरकार बोल दे कि नहीं आपसे अकाउंटिंग इस तरह होगा, तो ठीक है भाई होगा। अगर फिर मान लीजिए वो जो अकाउंटिंग बहुत पुराना हो चुका, बहुत साल से कर रहे हैं, लेकिन आपको अब नया चाहिए, तो नया चाहिए तो फिर आप चेंज कर सकते हो। ठीक, तो इसको हम लोग बोलते थे कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, सम अनुरूपता की संकल्पना। जैसे आपको पता है डेप्रिसिएशन एक चीज़ होता है, डेप्रिसिएशन जिसको हिंदी में बोलते हैं मूल्यह्रास। मूल्यह्रास मैंने बताया था, डेप्रिसिएट मतलब क्या होता है? कम होना। जैसे मान लीजिए कोई गाड़ी है, तो गाड़ी का मान लीजिए अभी रेट 10 लाख है, तो क्या 1 साल 5 साल के बाद
ये कितने का बिकेगा, हो सके 5 लाख का बेचे। तो इसका जो 5 लाख रुपया लॉस हुआ है उसको उसी को हम लोग बोलते हैं डेप्रिसिएशन। जो 5 लाख रुपया घटा है उसे क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास। समझ में आया। तो ये बोल रहा है, ये जो कंसिस्टेंसी वाला मेथड है, कंसिस्टेंसी या समानुरूपता, ये बोलता है कि आपको क्या करना है, ये जो 5 लाख रुपया है उसको हर साल अपने से घटाना। अब ये एक तरह का देखिए, ये जो 5 लाख रुपया वो कंपनी का क्या हुआ, घाटा हुआ। तो कंपनी क्या करेगी, अपना खर्चे में दिखाएगी कितना 5 लाख रुपया मेरा क्या हुआ, खर्चा हो रहा है हर साल, खर्चा में दिखाएगी। तो यह खर्चा बोले एक्सपेंस। तो एक तो ये मेथड होता है कि आप जो है 5 साल के 10 लाख का जो मूल्य था गाड़ी का वो 5 लाख रह गया, तो 5 लाख रुपये आपका लॉस हुआ। तो 5 लाख कितने साल में हुआ, 5 साल में। तो ऐसा आप कर सकते हो कि आप 5 लाख रुपये का लॉस हुआ, तो आप ऐसा कर सकते हो कि कितने साल में हुआ, 5 साल में। तो ऐसा आप कर सकते हो कि 1 साल में 1 लाख का लॉस हुआ, 1 साल में 1 लाख का लॉस। एक ये मेथड है। इसको, इस मेथड को दोस्तों, जिसमें हम लोग जो भी लॉस हुआ, जो भी डेप्रिसिएशन होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या करते हैं, बराबर बराबर सालों में बांट देते हैं। उस मेथड को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेट लाइन मेथड। स्ट्रेट लाइन मेथड, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में, स्ट्रेट मतलब क्या होता है, सीधा रेखा तरीका, स्ट्रेट लाइन मेथड बोलते हैं। हम लोगों ने क्या किया स्ट्रेट लाइन मेथड में, जो भी हमारा डेप्रिसिएशन हुआ, मूल्य ह्रास हुआ, जितने साल में हुआ उसको उतने साल से डिवाइड कर दिए 5 साल से। तो इससे मेरा आ गया 5 से 5 गया, तो 1 लाख रुपये 1 साल में लॉस हुआ। तो बोल रहा है कि अगर हम, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये बोलता है कि अगर हम डेप्रिसिएशन या मूल्य ह्रास निकालने के लिए अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन मेथड अगर यूज किए हैं 1 साल, तो आने वाले साल में भी आप स्ट्रेट लाइन मेथड यूज करिए डेप्रिसिएशन मूल्य ह्रास निकालने के लिए। एक और मेथड होता है दोस्तों डेप्रिसिएशन निकालने के लिए, वो होता है रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी नहीं है क्या होता है। ये अलग मेथड है जिसमें बराबर हर साल जो ह्रास हुआ, इसमें ऊपर वाले में क्या हुआ, हर साल आपका 1 लाख का लॉस हो रहा है। रिटर्न डाउन वैल्यू में हर साल फिक्स लॉस नहीं होता है, वो लॉस चेंज होते रहता है। तो कंसिस्टेंसी या जो हमारा समानुरूपता का सिद्धांत ये बोलता है कि कोई भी मेथड अगर आप चूज कर रहे हो, मान लीजिए यहाँ पे हम चुने कि हमको जो है डेप्रिसिएशन निकालने के लिए हम स्ट्रेट लाइन या सीधा रेखा तरीका यूज करेंगे, तो वही मेथड जो है हम अगले साल भी डेप्रिसिएशन मूल्य ह्रास निकालने के लिए यूज करेंगे। हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। यही बोलता रहा है क्या, कंसिस्टेंसी समानुरूपता का कॉन्सेप्ट। समझ में आया। इस तरह से दोस्तों आज हम लोगों ने जो है इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ा, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, 10 अकाउंटिंग प्रिंसिपल को समझा। तो ये बताइए दोस्तों कि आपको लेक्चर मज़ा आ रहा है कि नहीं, क्या आपको लग रहा है कि आप बहुत कठिन चीज़ पढ़ रहे हैं। हालांकि मैं इंजीनियर हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरा अकाउंटिंग में उतना ही पकड़ है जितना एक सीईओ को होगा। क्यों? क्योंकि मैंने चीज़ को समझा है। प्लस मुझे जानकारी इसलिए है क्योंकि मैं चीज़ को समझ समझ के पढ़ता हूँ और वही चीज़ पढ़ता हूँ जिससे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। नहीं तो अगड़म बगड़म चीज़ बताने के लिए तो मेरे पास बहुत है, लेकिन मैं क्यों बताऊँगा, मैं वही बताऊँगा जो एग्ज़ाम में आएगा, ठीक है। मैं सीए की तरह आपको दिमाग में कचड़ा नहीं भरूँगा, क्योंकि मेरा जो सपना है वही आपका सपना है दोस्तों, वही आपके माँ बाप का सपना है। और मैं मिडिल क्लास से हूँ, मेरे भी मम्मी पापा हैं, तो उनका दुख दर्द मैं समझा कि उनको जब मुझे जॉब नहीं थी तो उनको कितना तकलीफ़ होता था। वही तकलीफ़ आज के सभी मम्मी पापा को होगा अगर उनके बच्चे बेरोज़गार हैं तो, ठीक है। तो उनके आँखों में जो आशा की किरण है, उसी आशा के किरण को जगाने के लिए मैं इस चैनल बनाया हूँ दोस्तों, ताकि हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम किसी मीडियम के बच्चे किसी भी चीज़ से संसाधन से वंचित ना रहे। और सिर्फ संसाधन के अभाव में अगर उसका एग्ज़ाम नहीं निकलता है दोस्तों, परीक्षा पास नहीं कर पाता है, तो ये बहुत दुर्भाग्य है, ठीक है। इसीलिए मैंने इस चैनल को शुरू किया ताकि बच्चे संसाधन को अच्छे से प्राप्त करें, अच्छा गुणवत्ता क्वालिटी एजुकेशन प्राप्त करके और जो है सक्सेस हों, ठीक है। तो यही था ये 0IAS का चैनल। आप देख रहे थे राहुल बर्नवाल के साथ, जो ईपीएफओ में एक सिलेक्टेड ऑफिसर है, साथ ही साथ यूपीएससी मेंस 2020 में, यूपीपीसीएस मेंस 2021 में दिया है दोस्तों। ये कोर्स जैसे आपने देखा हिंदी और इंग्लिश दोनों में फ्री नोट्स इसका प्रोवाइडेड कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल पे जरूर इसको ज्वाइन करें। ये कोर्स एकदम फ्री है, पूरा कंप्लीट तैयारी की जाएगी, इसके लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। पूरा 100% आपका सिलेबस कवर होगा, और सिर्फ कवर नहीं होगा, आपका एग्जाम भी 100% निकलेगा। तो आप देख रहे थे 0IAS का चैनल विद राहुल बर्नवाल, ये मेरा फोटो है दोस्तों, ठीक है। तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें दोस्तों। बस यही गुजारिश है कि इस चैनल को जितना आप वायरल करेंगे, जितना आप फैलाएंगे, उतना ही मुझे खुशी होगी और उतना मुझे एक प्रोत्साहन और मोटिवेशन का काम करेगा दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग द लेक्चर। हैव ए नाइस डे फ्रेंड। अगले लेक्चर में मिलते हैं।
ऑल द बेस्ट, भगवान आपका भला करे। मम्मी पापा का आशीर्वाद, आपका खुद का मेहनत आपको एक सफलता और उम्मीद का किरण के साथ आप आसमान की बुलंदियों को छू पाएंगे, ऊंचाइयों को छू पाएंगे। यही भगवान से कामना है। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।